हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम ने हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 14 से हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे ISO IES 7816 पार्ट 10 स्टैंडर्ड इज यूज्ड बाय मेमोरी कार्ड फॉर एप्लीकेशन सच एज। यहाँ पे बात की है कि अगर आपने बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है अगर आपने एक बेसिकली चैप्टर है हमारे पास नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन का, उसमें उस चैप्टर में एक टॉपिक आता है किस चीज़ का, जहाँ पे आप अलग अलग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ते हो कि जो भी हमारे पास, जैसे मैंने आपको इसका बताया था, वाईफाई का बताया था, ब्लूटूथ का मैंने आपको बताया था, IEEE स्टैंडर्ड। तो वैसे ही जो हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स होते हैं इनका भी क्या होता है, अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपने कभी टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम जब स्मार्ट कार्ड स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ते हैं, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन जो हमारे पास एक चैप्टर होता है उसके अंदर, तो वहाँ पे एक टॉपिक डिफाइन किया गया था कि जो भी हमारे स्मार्ट कार्ड्स होते हैं उनको हम किस एक बेसिकली किस स्टैंडर्ड के अंदर हम उसको रखते हैं, उसका नाम होता है ISO IES 7816। और जो इसका पार्ट 10 है वो हमें बताता है कि जो भी हमारी मेमोरी कार्ड्स होंगी उनको हम अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बात की है कि जो हमारे पास पार्ट 10 होता है ये किस चीज़ को कवर करता है। ये बेसिकली हमें अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, या फिर इसको हम सम टाइम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे हमारे मेमोरी कार्ड्स होते हैं जो सिंक्रोनाइज होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली उसके बारे में पार्ट 10 के अंदर लिखा गया। बस आप इतना अंडरस्टैंड कर लो। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, कौन ऐसे मेमोरी कार्ड होंगे जो पार्ट 10 में डिफाइन किए हैं, तो वो किस एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं उन मेमोरी कार्ड्स को, तो उनको हम वेंडिंग मशीन में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, ये बेसिकली आपने कभी पढ़ा होगा ध्यान से कि जो पार्ट 10 होता है हमारे पास, ये मेमोरी कार्ड बताता है कि मेमोरी कार्ड की जो हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं, लाइक कौन सी एप्लीकेशन की, जो हमारी वेंडिंग मशीन्स होती हैं। तो वेंडिंग मशीन्स में कैसे आप किसी कार्ड को इंसर्ट करोगे। अगर नॉर्मली एग्जांपल ले लूँ तो जैसे आपने ATM देखा होगा, तो ATM के अंदर भी आप क्या करते हो, अपना एक कार्ड एंटर करते हो ना, आपका ATM कार्ड होता है। तो आपका जो ATM कार्ड है वो भी क्या है, एक स्मार्ट कार्ड ही तो है। तो जैसे आप उस कार्ड को एंटर करते हो, मशीन आपकी क्या करती है, मशीन आपके कार्ड को स्कैन करती है। कैसे स्कैन करती है, बेसिकली आजकल तो वो चिप को स्कैन कर लेती है, जो आपकी चिप लगी होती है जो आपके ATM के ऊपर, उसको वो स्कैन कर लेती है। स्कैन के साथ जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग, जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्वर के पास जाती है। सर्वर के थ्रू जो आप उसको ATM को एक्सेस करते हो, तो वो सारी चीज़ें मतलब आपके बारे में, कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका नाम क्या है, आपका कौन से ब्रांच में ये अकाउंट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके चिप के साथ इनेबल होती हैं। तो चिप की जो अपनी मेमोरी होती है, उस मेमोरी के अंदर ये सारी चीज़ें इनबिल्ड होती है, फिर इनबिल्ड की जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो पार्ट 10, ये 7816 आपने ज़रूर याद रखना है। जो हमारे पास ISO का, IEC का, ये वेंडिंग मशीन के लिए हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। देखो, चलो हम बात कर लिए स्मार्ट कार्ड की। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक दो क्वेश्चंस है जो सिमिलर ही हैं, वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ कि आजकल ना लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे बेसिकली कार्ड आप इंसर्ट नहीं करते हो, आप क्या करते हो, कार्ड को टच करते हो। जैसे मान लेते हैं ये आपकी मशीन आ गई, आपने क्या किया, आपका ATM कार्ड था, आपने ATM कार्ड जस्ट इसके ऊपर रखा, है ना, जस्ट आपने इसके ऊपर रखा, और वो क्या होगी, पेमेंट आपकी कट गई। तो इस टाइप की जो बेसिकली कम्युनिकेशन चलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम। तो ये भी आपने नोट करना है अगर हम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में एग्जांपल क्या है, जैसे मान लेते हैं आजकल तो हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स भी आ गए हैं, है ना, कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट स्मार्ट कार्ड। तो जो हमारे पास ये वाले कार्ड होते हैं, ये बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं, है ना। आपने क्या किया, आपने जस्ट उसको टच किया, मशीन के ऊपर आपने टच किया। जैसे आपने मशीन के ऊपर टच किया तो ऑटोमेटिकली मशीन ने आपके कार्ड को डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के साथ ही जितनी भी आपकी पेमेंट थी वो आपकी उसके उसने बैंक से कट कर ली, डिडक्ट कर ली। तो जो ये वाला मैकेनिज्म है, इसको यूज़ करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इसको हम बोल देते हैं NFC टेक्नोलॉजी। NFC की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नियर फील्ड की मतलब आपके जो एरिया है, जैसे ATM ये कार्ड है, कार्ड का दायरा मान लेते हैं इतना ही है, इतने दायरे के अंदर कार्ड ने मशीन, मतलब मशीन के ऊपर मैंने कार्ड रखा, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली जितना भी अमाउंट था वो क्या हो गया, वहाँ पे डिडक्ट हो गया। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन हम इसको बोल देते हैं।
तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी देखो, कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे हम एसएससी की बात कर लेते हैं, तो वो एक क्वेश्चन काफ़ी पूछता है हमारा कार्ड के बारे में। वो कार्ड हमारा आ जाता है ईवीएम कार्ड, या फिर ईवीएम के बारे में। ठीक है, इसको एक सेकेंड, कई बार ना उसको ईवीएम लिखा होता है, कई बार उसको ना EMV करके लिखा होता है। ठीक है, इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। बस आपको मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ कि जब भी आपको EVM कार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा होगा या फिर EMV जो भी होगा, इसको काइंडली आप देख लेना एक बार। तो उसमें ना इसकी फुल फॉर्म पूछी होती है। ई स्टैंड फॉर, देखो ई के साथ आपका कौन सा कार्ड आता है? ई के साथ हमारा सर यूरो पे का कार्ड आता है। तो ई स्टैंड फॉर यूरो पे। वहीं जो आपका एम है, एम आप सभी मैक्सिमम यूज़ करते होंगे, मास्टर कार्ड। एंड अभी से आप सभी को पता है सर, अभी से कौन सा कार्ड बचेगा? अभी से आपका वीज़ा का कार्ड बचेगा। तो ये भी एक बार पूछा गया था कि ईवीएम जो कार्ड होता है तो उसमें ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बोलेंगे कि सर ईवीएम की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ई से हमारा यूरो पे बन जाता है, एम से हमारा मास्टर कार्ड बन जाता है, और वहीं हमारा अब वी से क्या बन जाता है? वीज़ा कार्ड बन जाता है। तो ये सारे आपने नोट करने हैं। बाकी इसके अलावा जैसे छोटे मोटे और भी थे, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जब आप नेटवर्किंग कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे और चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम जैसे क्लासेस में आपको बताया भी था कि हम IEEE स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो IEEE के बारे में आपको अलग अलग बताया था कि जैसे मैंने बताया था हमारे पास क्या होता है, वाईफाई क्या होता है ना। इसके अलावा हमारे पास ब्लूटूथ का होता है ना? तो मैंने क्या होता है, वाईफाई का कितना होता है? 802.11 आपका वाईफाई का होता है। वहीं आपके पास 802.15 किसका होता है? आपके पास ब्लूटूथ का होता है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बाकी एक ईथरनेट का पूछा जाता है, जो स्टैंडर्ड है, जो मतलब काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ईथरनेट का बन जाता है आपके पास 802.3। तो ये सारे ना वो स्टैंडर्ड हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। तो ये तो हमारे ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारे क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनको आप जरूर कॉपी पे नोट करें। अगर फिर भी कुछ चीज़ में आपको डाउट या किसी भी चीज़ में अगर आपके मन में क्वेरी है तो आप मुझसे नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे। वट स्टीरियो मिल्किंग मशीन यूजेस अ coinciding pair of two bidirectional microphones in the same point angled at 90 डिग्री each, है ना। यहाँ पे बात की है कि निम्न में से किस स्टीरियो माइकिंग तकनीक में एक ही बिंदु पर एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित दो द्विदिशीय, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोल देते हैं, माइक्रोफोनों की संपत्ति युग्म का उपयोग किया जाता है। तो किसका हम यूज़ करते हैं? तो सर यहाँ पे हम ब्लूम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो ब्लूइंग पेयर होता है ये बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आपने रिकॉर्डिंग के बारे में कभी पढ़ा होगा, जैसे आपने देखते हो ना कि आपके पास अलग अलग टाइप के स्पीकर्स आते हैं या फिर अलग अलग टाइप के रिकॉर्डिंग करने के मोड आते हैं। तो उनमें से एक मोड अगर आपने पढ़ा होगा या फिर कभी सुना होगा, एक हमारे पास स्टीरियो मोड करके आता है। अगर आपने कभी सुना होगा तब आप इसको क्लैरिफाई कर पाओगे कि हमारे पास क्या होता है, स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक हमारे पास टेक्निक होती है ना। जैसे आप स्टीरियो का मतलब होता है कि आप जो मतलब कम्युनिकेशन है वो आप बाई डायरेक्शनल क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। दो डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उसको बोला जाता है स्टीरियो ऑडियो टेक्निक। तो जो हमारे पास ब्लूमिंग है या फिर जो आपका ब्लूमिंग के जो पेयर हमारे बनता है, ये एक स्पेशल टाइप का स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की टेक्निक है। और बेसिकली ये जो ब्लूमिंग की जो टेक्निक थी, ये बनाई किसने थी, इन्वेंटर कौन था इसका? क्योंकि लास्ट टाइम ना एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे ये चीज़ पूछी गई थी कि जो हमारे पास, चलो ये तो आप सभी को पता है कि ब्लूइंग स्टीरियो ऑडियो की टेक्निक है, पर इसका इन्वेंटर कौन है? कौन ऐसा पर्सन था जिसने एक्चुअल में इसको बनाया था, जिसके नाम से ही उसका नाम पड़ गया था? तो इनका नाम क्या था? एलन, है ना, एलन। बाकी सरनेम तो को पता ही लग जाएगा, क्या हो जाएगा इनका, बूमी लिन, है ना। तो एलन बुमलिन के द्वारा क्या बनाया गया था, स्टीरियो ऑडियो की टेक्निक बनाई गई थी। तो इसी के नाम पे फिर क्या कर दिया था इनको, बेसिकली इसका एक तरीके से जनक मान दिया गया था। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आपने जरूर कॉपी पे नोट करना है। तो यहाँ पे आपका डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हमने देखो सीडी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो सीडी के साथ मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि जब भी हम कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करते हैं, तो जब भी हम सीडी में ऑडियो डिस्क सीडीज़ की बात कर लेते हैं,
अगर आपने पढ़ा होगा तो, इसको नहीं पढ़ा होगा तो वो आप काइंडली नोट कर लें। तो जो हमारे पास ऑडियो की कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक सैंपल रेट का यूज़ करते हैं। अब मैं थोड़ा आपका लेवल अप करूँगा, वो बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा कि आपकी जो सीडी होती है उसमें आप 700 एमबी डाटा स्टोर करते हो, लैंड पिट के थ्रू आप डाटा स्टोर करते हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले कवर करवाई हैं। अब हम एक लेवल थोड़ा और अप इसको करेंगे कि जब भी आप किसी सीडी की बात करते हो, आपको पता है सीडी ऑप्टिकल मीडिया है जहाँ पे आप डाटा स्टोर करते हो। तो सीडी में क्या होता है, जब भी आप किसी डाटा को रीड करते हो या फिर राइट करते हो या फिर उसको यूटिलाइज करते हो, तो यूटिलाइज करना इन द सेंस आप क्या कर रहे हो, उसके सैंपल रेट की बात करते हो। ऑडियो सीडीज होती है, उनका जो सैंपल रेट होता है, ये स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे लिख लेना कि उनका जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड सैंपल रेट, तो वो कितना होता है, मतलब वो सर कितने फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो वर्क करता है, तो वो वर्क करता है 44.1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ हमारे ऑडियो सीडी की। ओके, अब शायद आपने पढ़ा होगा तब तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो काइंडली इसको भी आप ऐसे करके नोट कर लें कि कल को पूछ लिया जाए, आप हमें बताओ कि स्टैंडर्ड सैंपल रेट जो हम ऑडियो सीडी में यूज़ करते हैं, है ना, ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क में हम यूज़ करते हैं, तो वो कितना होगा, तो वो सर हमारे पास 44.1 किलो हर्ट्ज का क्या करेंगे, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी अलग अलग जैसे हम ऑडियो फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे सैम्पलिंग रेट की बात की है, तो वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑडियो फाइल अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो हम कैसे सेव करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सर अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, डिजिटल ऑडियो के हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। तो अलग अलग मैंने ऑडियो फॉर्मेट आपको बताए ही हैं। अलग अलग ऑडियो फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास MP3 एक फॉर्मेट आता है जिसके थ्रू हम गाने वगैरह स्टोर करते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे पास, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास MP3 होता है, इसके अलावा हमारे पास फ्लैग करके आता है एक। देन हमारे पास जैसे विंडोज़ का है, विंडोज़ का काफ़ी बार पूछा आता है कि व्हाट इज़ द डिजिटल ऑडियो सिस्टम या फिर फॉर्मेट फॉर विंडोज़, है ना। विंडोज़ की जो भी ऑडियो फाइल होती है वो कैसे सेव होती है, वो हमारे पास .wav, जिसको हम वेव फाइल बोलते हैं, तो वेव फाइल के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब यूटिलाइज किया जाता है। अगर देखो विंडो एग्ज़ाम में नहीं दिया होगा, मान लेते हैं कल को मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया कि जो आपकी वेव फॉर्मेट है वो किसने बनाई है, तो मैंने मान लिया वहाँ पे विंडो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो वहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, विंडो के साथ IBM भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के ना कोलैबोरेशन, इन्होंने क्या किया था, कोलैबोरेशन किया था। कोलैबो मतलब इकट्ठा मिलके काम किया था, मिलने के बाद इन्होंने एक अपनी एक्सटेंशन बनाई थी, उसका नाम था वेव एक्सटेंशन। तो ये भी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, और इनको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो मीडी आता है, मीडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्योंकि सारे ना डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट्स हैं। एक पूछा जाता है मीडी का, अगर आपने JOIT के पिछले पेपर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि एक फुल फॉर्म पूछी जाती है ऑडियो फॉर्मेट की, उसका नाम आता है यहाँ पे मीडी। तो मीडी का क्या होता है, मीडी का मतलब होता है म्यूजिकल इंटरफेस, म्यूजिकल इंटरफेस। DC हमारे पास क्या बन जाता है, डिजिटल, है ना, या फिर मैं ऐसे बोल सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने चलो यहाँ पे उल्टा कर दिया, म्यूजिकल जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका आप क्या करते हो, उनको आप डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड करते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियोज होते हैं वो क्या करते हैं, जो सिंगर होता है वो बेसिकली एक रूम के अंदर होता है, बाहर से वो क्या करते हैं, जो भी म्यूज़िक वगैरह होता है वो वहाँ से कंपोज करते हैं, या फिर म्यूज़िक वगैरह वहाँ पे उसको ऐड ऑन करते हैं। तो एक इंटरफेस जो दिया जाता है, उस इंटरफेस का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एक तरीके से मिडी इंटरफेस। कि एक्चुअल में जो भी, जो मतलब एक्चुअल में जो भी, जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो भी पर्सन है, मान लेते हैं ये पर्सन अपने हाथों में गिटार बजा रहा है ना, मान लेते हैं गिटार आपका कुछ इस टाइप का है, तो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे अपने हाथों से गिटार को प्ले कर रहा है। तो गिटार के साथ क्या होगा, एक केबल गई होगी कहाँ पे, आपके कंप्यूटर के पास। तो जो ये कंप्यूटर, जिस केबल के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया होगा और कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि जो सिंगर है वो उसको कैसे प्ले कर रहा है, तो उस चीज़ को, इंटरफेस को बोला जाता है मिडी इंटरफेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तभी मैंने आपको बताया कि काफ़ी बार ना एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपने कॉपी पे ज़रूर नोट कर लेना है।
बाकी सैम्पलिंग रेट है ये तो अभी नहीं पूछा है, पर इन फ्यूचर किसी ना किसी एग्जाम में जरूर ये पूछा जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डीएनएस या फिर डोमेन नेम। देखो डोमेन नेम या फिर डीएनएस का मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। होता क्या है, जैसे आप क्या करते हो, आप किसी न किसी ब्राउज़र से आप क्या करते हो, कोई यूआरएल सर्च करते हो। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया www.google.com, है ना। जैसे मैंने google.com सर्च किया, होता है क्या है, ये google.com कहाँ जाता है, सबसे पहले हमारा एक सर्वर आता है अलग से। इस सर्वर का नाम होता है हमारे पास डीएनएस सर्वर। इसका काम ये है, हमने अलग अलग सर्वर इसीलिए बनाया है क्योंकि हमने बोल दिया कि ये काम भाई तू करेगा, है ना, ये हैंडलिंग का काम तू करेगा, ऐसे सिंपल से आप समझ लो। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना। ये किस टाइप का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जैसे वो देखेगा आपने ढूंढा क्या है, आप ढूंढ रहे हो www.google.com, ये आप ढूंढ रहे हो, ये क्या है, ये आपने लिखा है। पर ये आपने लिखा है, पर आपको पता है कि कंप्यूटर हमेशा मतलब इंग्लिश भाषा तो नहीं समझता है, वो हमेशा क्या समझता है, वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू समझता है या फिर बाइनरी वैल्यू ही समझता है। तो अगर आपको इस जगह पे जाना है, इस पते के ऊपर जाना है, तो इस पते का एक्चुअल में नंबर क्या है, इस पते का एक्चुअल में जो उसका आईपी एड्रेस है ना, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एक्चुअल में इसका घर कहाँ पे है, कहाँ पे उसको लेकर मुझे पहुँचाना है यूज़र को। तो वो नंबर कौन मेंटेन करता है, वो हमारा डीएनएस सर्वर मेंटेन करता है। तो ये नंबर मान लेते हैं, इसका आईपी एड्रेस था 171.1.1, ऐसे करके मैंने एग्जांपल ले लिया। तो होगा कि सबसे पहले आपने कंप्यूटर से ये लिखा google.com, ये google.com गया सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास। जैसे इसके पास गया, इसने देखा कि अच्छा आप इसको ढूंढ रहे हो, www.google.com को ढूंढ रहे हो। इसने देखा अच्छा इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका मतलब कहाँ पे मुझे आपको भेजना है ताकि आप गूगल के होम पेज के ऊपर चले जाओ। तो इसने देख लिया ये इसका आईपी एड्रेस है। तो जैसे ये आईपी एड्रेस इसको मिल गया, इसने क्या किया, इस आईपी एड्रेस को आगे मतलब इंटरनेट के ऊपर भेज दिया। तो इंटरनेट के ऊपर जैसे भेज दिया इसको, तो इंटरनेट के ऊपर क्या होगा, इसको इसने डाटा आगे भेज दिया, तो इसको क्या मिलेगा बाद में, इसको बाद में कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, कहाँ से, गूगल के सर्वर से। क्योंकि ये एक्चुअल में है किसका, जो www.google.com है, ये है किसका, ये आईपी एड्रेस है किसका, सर ये किसी ना किसी गूगल के सर्वर का एड्रेस है। तो गूगल के सर्वर का एड्रेस क्या होगा, क्योंकि गूगल को पता लग जाएगा कि आप मेरे बारे में ढूंढ रहे हो, तो ये क्या करेगा, अपना जो होम पेज है वो आपको वापस भेज देगा। तो जैसे ही होम पेज आपको वापस मिल जाएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो आप देखते हो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाता है कि आप यहाँ पे आ जाता है गूगल लिखा हुआ, कि आप अभी कहाँ पे पहुँच गए हो, गूगल के सर्च विंडो में पहुँच गए हो, है ना। यहाँ पे आ जाता है सर्च का बटन, और यहाँ पे एक सर्च आइकन आ सकता है जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। तो देखो एक सिंपल सी चीज़ इम्प्लीमेंट होने के लिए कितने सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो इन स्टेप के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पुट कर दिया मैंने मैंने पुट किया कि आप मुझे बताओ कि जो आप जब कोई भी किसी भी एक तरीके से वेब पेज की या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की किसी भी चीज़ को अगर आप सर्च करते हो विद द हेल्प ऑफ यूआरएल, तो जो यूआरएल है वो सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास जाता है। तो डीएनएस सर्वर काम क्या करता है, सिंपल वही मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया। तो अब देखो आप खुद बताओ डीएनएस सर्वर ने क्या काम किया। डीएनएस सर्वर ने जो मैंने इसको एक तरीके से जो मैंने इसको एक यूआरएल दिया था, या फिर इसको हम नॉर्मली वे में ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैंने इसको एड्रेस दिया था, इसने क्या किया, उस एड्रेस को उसके इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे गूगल का इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस क्या था, मतलब हमने तो ये लिखा, हमने लिखा www.google.com, पर इसका एक्चुअल में एड्रेस क्या था, हमने तो ये लिखा क्योंकि हमें तो ये ईजिली याद हो जाता है। अगर मैं कल को आपसे ऐसे बोलूँ आप इसको ऐसे याद करो 172.192.1.34 ऐसे याद करो, तो आप बोलोगे सर हमें क्या याद करना, रहने दो आप इसे, है ना। तो इसी सहूलियत के लिए हमने क्या कर दिया कि एक ऐसा सर्वर बना दिया जो हमारे बिहाफ पे ये सारी चीज़ें याद रखे, कि हम गूगल लिखें वो ऑटोमेटिकली समझ जाए कि हम इस पते की बात कर रहे हैं। तो इस पते की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमें उस सर्वर के ऊपर लेकर चला जाए ऑटोमेटिकली। तो अब देखो डीएनएस का पर्पस क्या होगा, आप खुद बताओ क्या पर्पस होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सिंस द आईपी एड्रेसेस आर डिफिकल्ट फॉर द होस्ट
देखो वही चीज़ मैं आपको समझाई कि मैं अगर आपको ये बोलूँ याद करने को, ये चीज़ मैं अगर आपको याद करने को बोलूँ, आप बोलोगे सर मुझे नहीं याद करना है, आप रहने दो, मैं चलाऊंगा नहीं, इससे बढ़िया मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो वही लिखा है यहाँ पे, सिंस द आईपी एड्रेसेस, क्योंकि ये क्या है हमारे पास एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस, आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेसेस आर डिफिकल्ट फॉर होस्ट, होस्ट मतलब आप, होस्ट क्या होते हो, जो यूजर होता है ना। तो डिफिकल्ट फॉर होस्ट टू रिमेंबर मतलब आपको याद करना वो डिफिकल्ट होता है ना। तो वेबसाइट नेम, तो जो हमारे पास वेबसाइट की नेम होती है, जैसे वेबसाइट का नेम क्या है यहाँ पे google.com मैंने डाल दिया मान लेते हैं, तो amazon.com भी डाल सकता हूँ मैं, flipkart.com भी डाल सकता हूँ। जैसे आजकल बच्चे हैं वो मीशो का वो काफ़ी यूज़ करते हैं, तो मीशो.com मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। वो है क्या, वो वेबसाइट के नाम है, वो आप इजीली याद रख सकते हो। तो मैं कल को यही बोलूँ अमेजोन का जो आपका एड्रेस है वो ये है 192.73.92.168, ये अमेज़ोन का आ गया। आप इसको ऐसे याद करो, आप कंप्यूटर में ये टाइप करोगे तभी आपकी अमेज़ोन की वेबसाइट चलेगी। कल को मैंने ये बोल दिया कि आपकी जो मीशो की साइट है जो आप काफ़ी बच्चे यूज़ करते हो, उसका एड्रेस ये है 220 मतलब 201, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, तो इसको ऐसे कर देते हैं 24.93.171.253, ऐसे करके मैंने बोल दिया। मैं कहा बोला आप ये याद करो, आप जब ये लिखोगे अपने मोबाइल के ऊपर तब जाके आपको मीशो की वेबसाइट ओपन होगी। तो आप बोलेंगे सर हमने चलानी नहीं है, छोड़ो पर हम ऑफलाइन जाके शॉपिंग कर लेंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि इसको थोड़ा ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनएस का यूज़ करते हैं, डोमेन नेम सर्वर का यूज़ करते हैं। तो वही लिखा है, सिंस आईपी एड्रेस आर डिफिकल्ट फॉर होस्ट टू रिमेंबर, वेबसाइट नेम जिसको हम डोमेन नेम बोल देते हैं आर हैंडी एंड दे आर अल्फ़ाबेटिक इन नेचर। ओके, वही चीज़ है कि हम क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनएस नेम का यूज़ करते हैं। तो पर्पस क्या होता है यहाँ पे, इसका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके ना आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपल और यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है ना, वो पूछता है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करोगे। मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, एक हमारे पास प्रोटोकॉल होता है एआरपी प्रोटोकॉल, है ना। एआरपी को हम बोल देते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, ये बेसिकली आप कहाँ पे पढ़ोगे, अगर आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा, तो ओएसआई मॉडल जो आपने, ओएसआई मॉडल आपको पता है कितनी लेयर्स होती है हमारे पास, 7 लेयर ऑफ ये हमारा मॉडल होता है। तो ओएसआई में हमारे पास एक लेयर आती है जिसको हम बोल देते हैं डाटा लिंक लेयर। ओके, और डाटा लिंक लेयर कौन सी होती है सर, हमारी सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई ये हमारी होती है। तो जो हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ये हम कहाँ पे यूज़ करते होंगे, तो क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, ऑप्शन में दे दिया, मान लेते हो कि सेकंड लेयर में आप यूज़ करते हो, थर्ड में यूज़ करते हो, फोर्थ में करते हो, कि फिफ्थ में आप इसको यूज़ करते हो एआरपी प्रोटोकॉल को। तो आप बोलेंगे हर सर हम उसको डाटा लिंक लेयर जो कि हमारी सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई होती है वहाँ पे हम एआरपी का यूज़ करते हैं। अच्छा सर एआरपी का मतलब क्या हुआ, ये तो आपने बता दिया कि हम एक प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमने लिख ली हैं, तो वो जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो काम क्या करती है, कुछ ना कुछ तो काम होगा तभी तो हमने उसको लिखा है। बेटा हाँ उसका काम है, क्या काम है उसका, ये करता है, ये बेसिकली जो आपके पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये आपके आईपी एड्रेस को एक तरीके से बाइंड करना, है ना। एक तरीके से ये करता है कि जो आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस होता है इसको ये जोड़ देता है, ठीक है। मतलब इसको अगर आप इसको बाइंड लिखना है तो बाइंड भी लिख सकते हो, है ना, या फिर ज्वाइंट लिखना है कि जोड़ता है तो ज्वाइंट ऐसे लिख सकते हो। आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि जो आपका आईपी एड्रेस होता है इसको बाइंड कर देता है किसके साथ, आपके मैक एड्रेस के साथ। ओके, तो आईपी एड्रेस को बाइंड करना, जोड़ना आपके मैक एड्रेस के साथ, वो कौन काम करता है, आपका एआरपी प्रोटोकॉल काम करता है। अब इसी चीज़ को जैसे मान लेते मैंने आपको समझा दिया, अब इसी चीज़ को मैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे, तब आप फिर से इसका राइट आंसर नहीं दे पाओगे। मैंने यहाँ पे आपको समझा भी दिया, उसके बावजूद इसका आप राइट आंसर नहीं दे पाओगे। मैंने क्वेश्चन लिखा विच प्रोटोकॉल इज used to bind the logical address
लॉजिकल एड्रेस विद द फिजिकल एड्रेस। देखो कुछ नहीं है, जस्ट मैंने थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। जहाँ पे मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं रखा, मैंने इसको सिंपल काफ़ी और इजी कर दिया। क्या आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका आप यूज़ करते हो, जिसकी हेल्प से होता है क्या है, आप जोड़ते हो, ज्वाइन करते हो किस चीज़ को, आपका जो लॉजिक एड्रेस होता है उसको आप फिजिकल एड्रेस के साथ जोड़ते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर आपने तो हमें बताया ही नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ही बेटा क्या हो जाएगा? ARP प्रोटोकॉल ही हो जाएगा। क्यों होगा ARP प्रोटोकॉल? क्योंकि जो आपके IP एड्रेस होते हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम हमारे पास लॉजिकल एड्रेस भी होता है। ये भी आपने नोट करना है, IP एड्रेसेस आर द लॉजिकल एड्रेस। वही जो आपकी मैक एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस का ही दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास? फिजिकल एड्रेस। ओके, मैक को हम क्या बोल देते हैं? मैक हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल हम इसको बोल देते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है? हमारे कंप्यूटर, देखो जितना भी आपके कंप्यूटर हैं, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपका जो भी स्मार्टफोन है, जितने भी चीज़ें हैं आपकी, चाहे आपका कोई कंप्यूटर है, उन सभी का एक यूनिक नंबर होता है ना। जैसे वो बोलते हैं ना, एक हमारे पास कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, एक हमारे पास परमानेंट एड्रेस होता है। तो आपको समझाने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि सर जो हमारे लॉजिकल एड्रेस होते हैं वो हमारे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होते हैं, कि मतलब जहाँ जहाँ पे हम मतलब इन फ्यूचर जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा टेम्परेरी एक जगह बन जाती है जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, तो वो हमारा एक कोरस्पोंडेंस एड्रेस बन जाता है। तो इंटरनेट के ऊपर आपका एक टेम्परेरी एड्रेस क्या हुआ, तो वो हमारा लॉजिकल एड्रेस हो गया, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, IP एड्रेस भी हम उसको बोल सकते हैं। तो ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी जाती है कि आपका जो इंटरनेट के ऊपर, जब भी आप अपना इंटरनेट ऑन करते हो तो आपको जो एक यूनिक नंबर दिया जाता है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, तो वो नंबर कौन होता है? तो वो नंबर सर हमारा IP एड्रेस होता है। हमेशा याद रखना है, IP एड्रेस क्या होता है? टेम्परेरी होता है। जबकि आपका जो मैक एड्रेस होता है वो आपका परमानेंट होता है। छोटे छोटे डिफरेंस हैं बट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ ARP भी यहाँ पे आपने बाइंड कर लेना है, क्योंकि काफ़ी बार ये चीज़ें पूछी जाती है। बाकी IP एड्रेस के बारे में हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है कि IP एड्रेस हम 2 टाइप के पढ़ते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं IP एड्रेस के, कि हम एक IP प्रोटोकॉल का वर्जन 4 के बारे में पढ़ते हैं, एक हम IP प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे पास IP वर्जन 4 है, ये हमने पढ़ा था बेटा 32 बिट के ऊपर काम करता है, जबकि आपका IP वर्जन 6 है, ये आपका 128 बिट के ऊपर या फिर 128 बिट्स के ऊपर ये क्या करता है, काम करता है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर ये सारी चीज़ें ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने जरूर कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में DNS के बारे में क्वेश्चन हमने पढ़ तो लिया, समझ तो कर लिया, पर DNS का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी आप DNS को यूज़ करते हो तो कौन से पोर्ट नंबर का आप यूज़ करते हो ना। तो सारी चीज़ें एक ही में हम डिस्कस कर लेंगे। तो पोर्ट नंबर 53 हम यूज़ करते हैं जब भी हमें DNS सर्वर को यूज़ करना होता है। तो ये छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। कल को यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ DNS, तो आप बोलेंगे कि सर 53 इज़ द राइट आंसर। डन। तो हाँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले एड्स ऑन अ कंप्यूटर डेस्कटॉप और इनसाइड इंडिविजुअल प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जैक्टली malicious बट डू ब्रीच प्राइवेसी ऑफ द यूज़र। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? तो सर सभी को पता है कौन से होते हैं। जैसे आप मोबाइल में भी अपने कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो, या फिर जिसके पास रेडमी वगैरह के मोबाइल होते हैं, है ना, रेडमी या फिर शाओमी के जो मोबाइल होते हैं, उनमें आपने देखते हो सर कितनी हमें एड्स वगैरह आती हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, पर यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर पूछ लिया है कि आपको कंप्यूटर के ऊपर एड्स वगैरह मतलब जैसे आप इंटरनेट ऑन करते हो तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एड अलग पड़ती है आने, है ना, या तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगी, या तो आप कोई भी प्रोग्राम चलाओगे उसके ऊपर आपको ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो ये सारी की सारी एड्स होती हैं, ये बेसिकली इतनी हार्मफुल तो नहीं होती हैं, पर आपकी प्राइवेसी को ये ब्रीच कर रही होती हैं, है ना, पर दे डू ब्रीच प्राइवेसी ऑफ द यूज़र। तो ये क्या होती हैं? ये आपकी एड्स होते हैं।
तो रेडमी और शाओमी में आपको भर भर के एड्स मिलती हैं उन फ़ोनों में। तो ये किसका एग्जांपल बात कर रहे हैं यहाँ पे, एडवेयर का यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि एडवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, किसी भी डिवाइस के ऊपर एड्स वगैरह रन करवाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। बाकी एडवेयर को हम क्या बोल देते हैं, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली डिज़ाइन इसके लिए किया जाता है कि ऑटोमेटिकली जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होंगी वो यूज़र को दिखती रहेंगी। ये वायरस वगैरह नहीं होता है, ये आपने नहीं समझना है कि सर ये वायरस होता है। एडवेयर कोई वायरस नहीं होता है। जैसे आप यूट्यूब भी यूज़ करते हो तो आपको एड्स वगैरह आती है, तो एड्स वायरस थोड़ी ना, आपकी कंप्यूटर को थोड़ा ना इफेक्ट कर रही हैं वो। पर फिर भी क्या किया जाता है, एड्स वगैरह वहाँ पे दिखाई जाती हैं। पर कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब चाइना वगैरह के ऊपर ये काफ़ी एलिगेशन भी लग चुके हैं कि जब वो ऐड वगैरह रन करवाते हैं या फिर कोई भी अपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करवाते हैं, तो वहाँ पे वो ऐड वगैरह चलाते हैं। तो एड्स चलाते हैं, ऐड वो कौन सी चलाते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सर्च कर रहे होते हो, तो उसी चीज़ की वो क्या करते हैं, ऐड वगैरह वहाँ पे रन करवाते हैं। जिसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके डाटा को वो आपके ऊपर ही क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ जो अंडरस्टैंड करनी होती है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इनको आपने ज़रूर नोट कर लेना है। बाकी हमने अलग अलग टाइप के मालवेयर मैंने आपको बताए भी थे कि स्पाईवेयर होता है, रैंसमवेयर होता है ना। बाकी रैंसमवेयर के बारे में आपको यही बताया था कि जैसे मान लेते हैं मैंने आपका कंप्यूटर लॉक कर दिया और मैं उसके बदले आपसे डिमांड कर रहा हूँ पैसे की, तो वो क्या है, हमारे पास रैंसमवेयर बन जाता है। ओके, तो ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी काइंडली आपने जरूर नोट कर लेना है। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, तो मैं यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करूँगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर। कल हमने शायद देखा भी था कि हमारे पास टाइप ऑफ अलग अलग टाइप के हमारे पास प्रिंटर्स आते हैं। इंकजेट प्रिंटर भी हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, जब हम बात कर लेते हैं पेजेस पर मिनट वाले जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इंकजेट में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कैसे पेंटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पर यहाँ पे चलो क्वेश्चन में डिसएडवांटेज लिखी है, तो पहले हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखा है यहाँ पे नो वार्म अप टाइम, सेकंड देखा है रीजनेबिलिटी फर्स्ट, थर्ड देखा है प्रिंटिंग स्पीड इज नॉट एज फास्ट एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, और फोर्थ दे रखा है कैन नॉट यूज हाईलाइटर मार्कर ऑन इंकजेट प्रिंटर। तो इसका क्या बन जाएगा, आपका फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम यूज़ कर सकते हैं हाईलाइटर मार्कर जब भी हम कोई भी प्रिंट होके हमारे पास मिलता है, वो हम डॉक्यूमेंट को, वो तो हमारी मर्जी है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करें। तो कैन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे हम कैन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फोर्थ यहाँ पे मतलब डिसएडवांटेज यहाँ पे बन जाएगी, है ना। तो मतलब गलत बन जाएगा, ऑड वन आउट यहाँ पे करना था, तो डी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। होता क्या है कि जो आपके इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं वो आपने हमेशा याद रखना है कि ये क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड इंक का यूज़ करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक, किस चीज़ का, ड्रॉपलेट का, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड एक इनटू किसके ऊपर करेंगे सर, वो पेपर के ऊपर क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, है ना। होता है क्या है कि जो आपकी इंक होती है वो मतलब पानी की तरह होती है, यहाँ पे लिखा है क्या, लिक्विड लिखा है, तो लिक्विड इन द मतलब कि वो पानी की तरह होती है। तो जैसे वो इंक मतलब पानी की तरह जो इंक होती है, जैसे वो पेपर के ऊपर एक तरीके से बैठ जाती है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर उसको एक तरीके से मतलब समझ्ड किया जाता है ना। जैसे समझ्ड करने का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से उसको जल्दी से सुखा दिया जाता है, मतलब ऐसे हम कहते हैं ना, समझ्ड करते हैं एक चीज़ को, तो वैसे उसको किया जाता है। तो जैसे उसके ऊपर हम, या सिंपल बोलूँ कि इसके ऊपर हम हीट मतलब फेंकते हैं, तो वो क्या होती है, एकदम से वो सूख जाती है और वहाँ पे पेपर के ऊपर वो वहाँ पे आ जाती है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे अगर आपको बना के दिखाऊँ हल्का सा, तो ये आ गया आपके पास वो स्प्रे, है ना। ये आपके पास आ गया जेट स्प्रे। ये पूछा जाता है कि जेट स्प्रे हम किस प्रिंटर में यूज़ करते हैं, तो वो हम इंक जेट प्रिंटर में यूज़ करते हैं। जेट स्प्रे में क्या होता है, तो मान लो यहाँ पे आपकी क्या है, इसके अंदर आपकी छोटी 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 बूंदे हैं, किसकी बूंदे हैं, आपकी कलर की बूंदे हैं, है ना। ये आपकी कलर की बूंदे आ गई। अब होता है क्या है, ये आपने प्रिंटर के अंदर डाल दिया आपके पेपर, ये आपकी A4 शीट आ गई जिसके ऊपर आपको प्रिंट लेना है। तो मान लेते हैं आपने प्रिंट करना था कैपिटल ए, मतलब जब आप पेज को पकड़ोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रिंट होके आएगा कैपिटल ए। तो होगा क्या, जब
ये पेज मशीन के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटी 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 बूंदे पेपर के ऊपर गिरेंगी। मान लेते कि आपको ए लिखना था, तो ए यहाँ पे गिरा, ए की बूंदे यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्या होंगी, यहाँ पे बूंदे गिरेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो स्प्रे होगा ना छोटी छोटी बूंदों का, वो ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे करके क्या होगा, वो हल्की 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 की माइक्रोस्कोपिक या कितनी छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो दिखती नहीं है, तो इतनी इतनी छोटी छोटी बूंदें ऐसे करके क्या होगी, पेपर के ऊपर गिरेगी, और जहाँ पे ए लिखना था वो यहाँ पे ए भी यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ओके, इसको आप थोड़ा विजुअलाइज करोगे, ये ऊपर से क्या हो रहा है, छोटी 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 हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं पेपर के ऊपर। जैसे ये बूंदें गिरती है, उसके बाद इनको क्या कर दिया जाता है, इनको आगे भेजा जाता है। आगे भेजने के बाद इनको एक तरीके से, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि इनको मतलब थोड़ा सा वो किया जाता है, समर्ज्ड किया जाता है ना। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इनको थोड़ा मतलब ऐसे समझ लो कि इसको थोड़ा गर्म किया जाता है। तो जैसे इनको गर्म कर दिया जाता है, तो लास्ट में जो पेज आपका निकल के आता है उसके ऊपर आपको क्या होगा, ऐसे ए लिखा हुआ वहाँ पे मिल जाएगा। तो ए वही मैंने बता दिया कि कैसे वो वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, जो छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो क्या है हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स हैं, जो कौन यूज़ करता है, हमारा इंकजेट प्रिंटर वो यूज़ करता है। तो ऐसे करके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना, तभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई हैं। तो इनको आपको ज़रूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। ओके, हाँ, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है। फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। देखो, जब भी आपको कंप्यूटर इंटरनेट के साथ ऐड करना है या फिर अटैच करना है, तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सर, उसके लिए हमें हमारे नेटवर्क अडेप्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वह लिखा है फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। इंटरनेट के साथ अगर हमें उसको कनेक्ट करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सर, हमें किसी ना किसी नेटवर्क अडेप्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब नेटवर्क अडेप्टर को और क्या हम बोल देते हैं? सर, नेटवर्क अडेप्टर को ही हम बोल देते हैं हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, जिसको आप एनआईसी के नाम से जानते हो, है ना। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इसको हम क्या बोल देते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक हमारी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी, रोम। और इस रोम के अंदर क्या लिखा जाता है, इस रोम के अंदर हमारा कौन सा एड्रेस होता है, हमारा मैक एड्रेस होता है। तो जो चीज़ हमने पहले पढ़ी ना, वो देखो ऐसे चलती है। आपके कंप्यूटर के अंदर एक आप एक तरीके से कंपोनेंट लगाते हो, उस कंपोनेंट का नाम होता है एनआईसी। और वो एनआईसी कंपोनेंट क्या स्टोर करता है, वो आपका स्टोर करता है परमानेंटली मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस क्या होता है, आपकी मशीन का एड्रेस, मतलब आपके जो कंप्यूटर है या फिर जिसके थ्रू आप इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर रहे हो, उसका एक्चुअल में परमानेंट एड्रेस क्या है। तो ये क्या होता है, हमारे पास मैक एड्रेस होता है, जो कहाँ पे मतलब किस कंपोनेंट के अंदर लिखा जाता है, वो एनआईसी के अंदर वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एनआईसी इम्पोर्टेंट है, ये एक आपका ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है। अगर आपके पास एनआईसी नहीं है तो आपके भूल जाओ आप कि आप कभी भी इंटरनेट उसको यूज़ कर सकते हो। होता है क्या, अगर इसको मैं थोड़ा डायग्राम की वे में यहाँ पे आपको बताऊँ, तो मान लो ये आ गया आपका कंप्यूटर। ओके, और यहाँ पे आ गया आपका सीपीयू, यहाँ पे आ गया आपका सीपीयू। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है इसको, ये मेरा आ गया एनआईसी का कार्ड। होगा कहाँ, ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड के ऊपर ही होंगी। ठीक है, जो आपका एनआईसी है कुछ भी है, सारी चीज़ें कहाँ पे लगी होंगी, ये हमारी मदरबोर्ड के ऊपर ही होंगी। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा पूरा पूरा मदरबोर्ड आ गया। ओके, इसको मैं थोड़ा रेड में बना देता हूँ, ये मेरा पूरा मदरबोर्ड आ गया। ठीक है, इस मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे ये मेरा क्या आ गया, यहाँ पे ये मेरा आ गया एनआईसी का कार्ड। ठीक है, ये मेरा आ गया एनआईसी कार्ड, एनआईसी का आ गया मेरा कार्ड। ठीक है, एनआईसी कार्ड में क्या लगा होता है, यहाँ पे हमें दिख जाएगा 3 4 5, देखो ये 8 होंगे, यहाँ पे 8 पिन होंगी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ईथरनेट का पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट को ही आप क्या बोल देते हो, इसको आप लैन पोर्ट भी बोल देते हो। लैन पोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर से अगर आपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी ली है, कैसे ली है, विद द हेल्प ऑफ वायर। यहाँ पे आपने केबल यूज़ की होगी, और यहाँ पे आपको ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा, जिसको सम टाइम हम क्या बोल देते हैं,
मतलब ईथरनेट पोर्ट बोल देते हैं, और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करोगे, ये क्या बन जाता है हमारे पास, RJ45 का ये कनेक्टर बन जाता है। तो RJ45 कनेक्टर आप कहाँ पे अटैच करोगे, आपको इस कंप्यूटर के अंदर आप तार प्लग कर दोगे। जैसे तार प्लग करोगे आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेट आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी छोटा सा एक सिंबल आ जाता है कि आपका जो इंटरनेट है वो क्या हो गया है, चलने स्टार्ट हो गया है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका लैन क्या हो गया, आपका ऑन हो गया, मतलब इंटरनेट आपका चलना स्टार्ट हो गया। तो देखो, अगर आपके कंप्यूटर में एक कंपोनेंट लगा है, कौन सा कंपोनेंट लगा है सर, हमारे पास लगा है NIC। अगर आपके पास NIC होगा ही नहीं तो आप बाहर से जो केबल आएगी उसको लगाओगे कहाँ पे, ऑब्वियसली नहीं लगा पाएंगे। अगर हमारे पास NIC है ही नहीं, तो NIC नहीं है इसका मतलब आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास NIC है तभी आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। ये आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है। और NIC के अंदर हम क्या लिखते हैं, NIC के अंदर बेसिकली एक छोटी सी मेमोरी होती है। उस मेमोरी के अंदर आप क्या स्टोर करते हो, उस मेमोरी के अंदर आप अपना मैक एड्रेस स्टोर करते हो। और मैक एड्रेस क्या होता है, आपका परमानेंट एड्रेस होता है। ओके, परमानेंट एड्रेस क्या होगा कि जब इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, या फिर कुछ भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हो, या फिर कोई भी XYZ आप चीज़ कर रहे हो, आपका टेम्परेरी एड्रेस तो आपका IP एड्रेस होता है, पर परमानेंट एड्रेस आपका कौन बताता है आपको, आपके NIC कार्ड वो आपको बताने का काम करते हैं। तो वही लिखा है कि जब भी आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको मस्ट रिक्वायरमेंट है किसकी, नेटवर्क अडेप्टर की। और नेटवर्क अडेप्टर को ही हम क्या बोल देते हैं, हमारे NIC कार्ड हम उसको बोल देते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम उसको बोल देते हैं। देखो, NIC आपके दो तरीके के होते हैं। अभी तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल इजी वे रखा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ कि हाउ इट एक्चुअली वर्क, कि बाहर से कोई केबल आती है, आप उसको अपने ईथरनेट या फिर लैन पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हो, तब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट आने स्टार्ट हो जाता है। पर ये भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक आप यूज़ कर लेते हो वायर के साथ, जो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे एक वायर आई और आपने क्या कर दिया, इसको अपने कंप्यूटर के साथ लगा दिया। दूसरा, आप इसको वायरलेस भी आप यूज़ कर सकते हो। वायरलेस में क्या आएगा सर, हम वाईफाई का यूज़ कर लेते हैं। जैसे देखते हो ना, कई कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हम वाईफाई का भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा उसमें क्या होगा कि वो आप उसमें लैन भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ईथरनेट भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ उसमें आप वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हो। तो वो दोनों चीज़ें सपोर्ट करता होगा। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर अंडरस्टैंड करनी है। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में ना पूछे जाते हैं, और ऐसे नहीं समझना कि सर ये जस्ट आपने मतलब एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये आप ज़रूर कहीं भी किसी भी ऑफिस में भी जाओगे या फिर कहीं पे भी आप जाओगे, वहाँ पे आप इसको ज़रूर यूज़ करोगे, है ना। जैसे कोई आपका सीनियर बोल दिया रहा नेट नहीं चल रहा है हमारे यहाँ पे, देखो भला, तो आप छोटी छोटी चीज़ें चेक करोगे कि आप देखोगे कि आपका जो केबल है वो केबल तो नहीं टूटी है, या फिर जब आप डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो या फिर केबल कनेक्ट कर रहे हो उसमें तो नहीं कोई इशू आ रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें तभी आपको अंडरस्टैंड होती हैं जब आपको किसी कंसेप्ट के बारे में पूरी की पूरी क्लैरिटी होती है। तो इसको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू एडजस्ट द बैकग्राउंड ऑफ विंडो 10। अगर आपको विंडो 10 की बैकग्राउंड को एडजस्ट करना है तो आप कौन सी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो सर इसके लिए हम पर्सनलाइजेशन का यूज़ करेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग जो भी मतलब बैकग्राउंड है उसको हम पर्सनलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे मुझे सेट करना है मैं उसको वहाँ पे वैसे सेट कर सकता हूँ। एक तो विंडो 10 का ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं अगर आपसे सिंपल बोलूं कि अगर आपको स्क्रीन की रेजोल्यूशन चेंज करनी है, स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर आपको क्या करनी है, चेंज करनी है। देखो, बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ विंडो 10 की, ठीक है, विंडो 10 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको विंडो की रेजोल्यूशन चेंज करनी है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप उसकी डिस्प्ले को चेंज कर रहे हो, तो वो आप कहाँ पे जाके चेंज करोगे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, क्योंकि सर आप रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो, और रेजोल्यूशन से हम समझते हैं कि आप किसी ना किसी डिस्प्ले की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब है हम कौन सी सेटिंग में जाएंगे, हम सर डिस्प्ले की सेटिंग में जाएंगे। देखो, सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा था, पर ये भी कई बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था। ये एक बार ना पेपर में आया था, तो वहाँ पे भी ये बच्चों ने गलत आंसर कर दिया था। तो ऐसे करके आपने चीज़ें
अंडरस्टैंड करनी है कि वो वर्क कैसे करती हैं। बाकी देखो विंडो 10 के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि विंडो 10 में अलग अलग शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं, है ना, कि विंडो एल से आप क्या करते हो, विंडो आर से आप क्या करते हो, है ना। विंडो 10 में आपको मैंने शॉर्टकट बताई थी कि जब आपकी विंडो की होती है प्लस आप जब आर का यूज़ करते हो तब आप रन विंडो को ओपन कर लेते हो या फिर रन प्रॉम्प्ट को आप ओपन कर लेते हो। इसके अलावा पूछा जाता है कि जब आप विंडोज़ प्लस आप एल का यूज़ करते हो, इससे क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन होती है वो लॉक हो जाती है। ये आपने पढ़ा हुआ है। देन एक पूछा जाता है कि अगर आपको जब आप विंडो प्लस ई करते हो, इससे क्या होता है, इससे सर हम फाइल मैनेजर के अंदर चले जाते हैं, ये पूछा जाता है। बाकी शॉर्टकट कमांड और भी हैं, जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप की बात कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हम एस्केप की बात कर लेते हैं। तो सर इससे क्या होता है, इससे बेसिकली जो आपका टास्क बार होता है या फिर समटाइम इसको आप बोल देते हो टास्क मैनेजर, है ना, तो टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा तो पता नहीं कितनी सारी और चीज़ें हैं, जैसे हम धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे हम उनको रिपीट करेंगे, याद करेंगे, आपको करवाएंगे, तो ऐसे करके वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे ऐसे ही याद हो जाएगी। बाकी टास्क मैनेजर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा अगर आपको और सिस्टम के फीचर अगर देखने हैं तो उसके लिए जैसे आपको कोर्टाना का पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वाई डिफ़ॉल्ट आपका एआई असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट, आपका जो असिस्टेंट है विंडो 10 में, असिस्टेंट आपका विंडो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको पता है, कोर्टाना उसका नाम है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, कॉपी पे नोट कर लेनी है। चलो यहाँ तक आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब सिंपल से आपको थोड़े से होमवर्क दे देता हूँ ताकि जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा टेस्ट होता रहे कि उनका नॉलेज मतलब कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना उनका इम्प्रूव नहीं है। तो मैं आज के लिए तो आपको छोटे मोटे होमवर्क दे देता हूँ। आपका फर्स्ट होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे सिंपल सा। हम्म, आपका फर्स्ट मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि इन MS वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज केस की शॉर्टकट कमांड, चेंज केस करने की शॉर्टकट कमांड क्या है, शॉर्टकट कमांड। ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ केसेस होते हैं, तो अगर आपको उनको चेंज करना होता है तो उसकी शॉर्टकट कमांड आप क्या यूज़ करेंगे। सेकंड आपका होमवर्क रहेगा फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट, देन आपका PHP, देन आपके HTML, ठीक है। फाउंडर, फाउंडर के साथ कौन से ईयर में, ठीक है, कौन से ईयर में वो लैंग्वेज आपकी आई थी, एक ये साथ में तो थर्ड नंबर आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लैंग्वेज तक कर लेना इसको कि किसने इसको डिवेल्प किया था और कौन से ईयर में इसको डिवेल्प किया था। ये थर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा, विच टैग इज यूज्ड फॉर displaying the thematic break, थीमेटिक ब्रेक, ओके। थीमेटिक ब्रेक के लिए आप कौन से टैग का यूज करते हो, थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका रहेगा इन PHP how many types of functions arguments आर यूज्ड। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप क्या करते हो,
कितने टाइप ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट यूज़ करते हो PHP में। इसी के अंदर आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ये आपका फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फंक्शनल आर्गुमेंट functional argument used by the PHP function। ओके, डिफ़ॉल्ट आप कौन सा फंक्शनल आर्गुमेंट यूज़ करते हो। फंक्शनल आर्गुमेंट आपकी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कितने टाइप के होते हैं, पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। चलो आप ये होमवर्क रखो इसके ना, क्योंकि हमने PHP की क्लास में भी ये मैंने को बताया था, अभी जो आपने इसमें अपलोड किया है तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। चौथा होमवर्क ये रहेगा, और फिफ्थ आपका होमवर्क रहेगा, लास्ट इजी रखता हूँ मैं आपको। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन एरे इन PHP के अंदर कितने टाइप के एरे आपने पढ़े हैं। तो ये सिंपल से 5 होमवर्क रहेंगे, तो आप काइंडली ज़रूर इनके बारे में नीचे कमेंट करेंगे, ताकि आपको आपकी तैयारी भी पता लगती रहे, साथ ही साथ जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होती हैं, कई बार माइंड से स्किप हो जाती हैं, वो भी आपके माइंड में रिकॉल होकर दोबारा से आ जाएँ। आई नो काफ़ी चीज़ें आपको ईजी लग रही होंगी, काफ़ी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं, पर जस्ट आपकी रिवीजन होती रहे, तो मैं यहाँ आपको छोटा-छोटा एक होमवर्क देता रहता हूँ, ताकि आप चीज़ें ये सारी अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे काइंडली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज़ के बारे में काफ़ी बच्चे मेल वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला ये कि आप वहाँ पे ना समीर को मेल कर दिया करो, है ना, वो आपको गाइड कर देगा। इसमें कोई भी आपको डाउट आता है, कुछ भी आता है ना, तो आप काइंडली उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लिया करो, है ना। ईमेल आईडी बताई है पहले भी आपको, है ना, जिसको मतलब अभी शायद 18 की 19 सेट थे वो अपलोड कर दिए थे, और शायद 19 सेट में कुछ इशू था, वो जो सर्वर के में थोड़ा सा इशू आ गया था, उसकी वजह से जो ऑप्शंस वगैरह थे वो बोल रहे थे कि सर कुछ ऑप्शंस थे वो गलत अपलोड हो गए थे। तो आप जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया, तो एक बार फिर से आंसर किया अपनी, वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लें, है ना। उसमें हो सकता है कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो गए हो, ज़्यादा नहीं थे, शायद 4-5 क्वेश्चन बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई थी, तो बाकी मैक्सिमम ठीक था, ऐसा कोई वो नहीं, इशू नहीं था। पर वही होता है कि एक बार टेक्निकल ग्लिच हो जाता है समटाइम। तो इसमें चलो अभी तक हमने 19 सेट मैंने बोला था कि अपलोड कर दिए हैं। बाकी मैंने ये चीज़ उनको बोली है कि जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक ये सेट हर वीकली आपको अपलोड होता रहेगा, है ना, ऐसे टेंशन नहीं लेनी है आपने। बाकी अगर आपको किसी को परचेज़ करना है, कुछ करना है, तो वहाँ पे ईमेल आईडी पैसे मैंने पहले ही बताई थी, ठाकुर अजय कंवर करके ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो @gmail.com, है ना। यहाँ पे समीर आपको गाइड कर देगा, जिसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट है वो वहाँ पे क्लियर कर देगा आपको। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।